हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये जो चैप्टर है इसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं आपके हैंडआउट का। और इस चैप्टर में हम आपको कुछ इस तरीके से क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम आपको एक ओवरव्यू देना कि कुछ इस तरीके से आपको अपने इस वीडियो की प्रिपरेशन करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आपको होंगे उसे आपको सॉल्विंग टाइम हमने लिख दिया, लर्निंग टाइम लिख दिया, इस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन करनी है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जनेरियो इन 1992 वाज रिलेटेड टू। कह रहे हैं रियो डी जनेरियो में 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का संबंध है। चार ऑप्शन है: कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रियो डी जनेरियो में 1992 में एक तरीके का अर्थ समिट हुआ था। उस अर्थ समिट में क्या डिस्कस हमने किया था? तो वो अर्थ समिट कराया गया था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे, यानी कि हमारी जैव विविधता के संरक्षण पे हमने बात करी थी। तो ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड डेटा बुक निम्नलिखित में से किसके आंकड़े संकलित करता है? तो ये आपको पूछा जा रहा है कि एक लाल किताब है, रेड डेटा का एक किताब है पूरा, उस किताब में, उस बुक में हम आखिर में किसका रिकॉर्ड रखते हैं? हमें पता है कि जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स हैं, यानी जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन प्लांट एंड एनिमल्स को हम उस डेटा में रखते हैं ताकि हम उनको और अच्छे से क्या कर सके, ढूंढ सके और उनका कंजर्वेशन कर सके, संरक्षण कर सके। तो सी यहाँ पर सही जवाब होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड। यानी ऐसे कौन कितने तरीके के स्पीसीज हमारे कह सकते हो पूरी दुनिया में है जो विलुप्ति के कगार पर है। अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो एक समय के बाद वो विलुप्त हो जाएंगे। तो करीब आपका 1,55,000 के आसपास के स्पीसीज ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है ना, जिसको आप करेक्ट नहीं कह सकते। फर्स्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। यानी कह रहा है भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या जैव विविधता घटती है। दूसरा कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर। ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो क्या जाति विविधता घट जाती है। थर्ड इज ट्रॉपिक हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। कह रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। और लास्ट कह रहा है कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी जातियां हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आप सभी को पता है कि मान लो ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का बीच का रेखा है भूमध्य रेखा, जिसे आप कह सकते हो कि ये आपका इक्वेटर वाला रीजन है जहां पे सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है। ठीक है, जब आप यहां से ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है, दोनों तरफ में यानी पोल्स की तरफ जाते हो, तो डाइवर्सिटी जो होती है स्पीसीज की वो हमेशा क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये तो सही बात है कि जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जाति विविधता घटती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर। कह रहा है कि जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो क्या जाति विविधता घटती है? नहीं, इस केस में जाति विविधता बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां होती है, बिल्कुल सही बात है। और कोलंबिया इक्वेटर के पास है, इसी वजह से करीब 1400 स्पीसीज बर्ड्स यहाँ पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। पूछा था गलत क्या है, इसमें से हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना था जो नहीं सही है, विच इज बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान में हम किसकी सुरक्षा करते हैं? तो हम जितनी भी फ्लोरा और फौना प्रजातियां, एनिमल्स और प्लांट्स की प्रजातियां हैं, हम उनका क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। इसी वजह से हम नेशनल पार्क बनाते हैं जिसमें हम ऐसे जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राइनो सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कह रहा है एक प्रकार की सेंचुरी है राइनो सेंचुरी, इसे हम किस जगह पर देखते हैं? तो हमें पता है जो गेंडा का आप संरक्षण करने के लिए एक हमने जगह डिसाइड किया है, वहां पर हमने अभ्यारण्य बनवाया है, गेंडा अभ्यारण्य जिसको आप कहते हो, ये एक वन अभ्यारण्य है। ये पाया जाता है कहाँ पर? असम में। ठीक है, तो असम में हमने राइनो सेंचुरी देखी है, वहीं पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज दी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ठीक है, कह रहा है कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो अगर देखें तो वेस्टर्न घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ऐसे तरीके के हॉटस्पॉट जहां पर बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रखने की जगह हमने निर्धारित की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकल डाइवर्सिटी इज कॉल्ड, किसी भी जगह की स्थानीय विविधता को क्या कहते हैं? तो उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्थानीय विविधता यानी लोकल डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी। जो इस जगह पर रह रही एक लोकल डाइवर्सिटी होती है उसे अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बीइंग थ्रेटेन्ड विथ, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को किससे खतरा है? तो हमें पता है कि अगर हमारा कोई ऐसा रिजर्व क्षेत्र है हमारी बायोस्फीयर में जहां की प्रजातियों को अगर किसी भी चीज से खतरा हो सकता है तो वो है वहां का पॉल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ से उतना खतरा नहीं है, वर्षा से खतरा नहीं है, लेकिन अगर वहां पर पोल्यूशन है तो वो जो स्पीसीज है जिसे हमने रिजर्व करके रखा है, जिसका हमने कंजर्वेशन करने का सोचा है, वो क्या होंगे? खतरे में पड़ सकते हैं। तो पॉल्यूशन एक बहुत ही खतरनाक थ्रेट है जिससे कि हम किसी भी क्षेत्र में रह रहे कह सकते हो जिनको हमने रिजर्व करके रखा है या जिनका कंजर्वेशन हम करना चाहते हैं, उनको खतरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक इज, कह रहा है ये जो रेड डेटा बुक है इसके रख रखाव का उत्तरदायी संगठन कौन सा है, जिसके अंदर हमने इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट बनाकर रखी है? तो वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें से लुप्त प्राय प्रजाति कौन सी है जो कि विलुप्ति के बिल्कुल कगार पर है? तो नेपेंथीज जो है ये विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली क्या है? प्रजाति है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है इसमें से। Which one of the following has maximum genetic diversity in India, हमारे भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता किसकी है? तो हमें पता है आम का फल हमारे देश में सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है तो वो है मैंगो यानी आम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? ठीक है, व्हाट इज बाह्य स्थानीय संरक्षण? बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब है कि मान लो उनका कोई नेचुरल हैबिटेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कोई नेचुरल प्लेस है जहां पर वो रह रहे हैं, इस नेचुरल प्लेस से जब हम उसको बाहर कहीं ले जाकर किसी जगह पर संरक्षित कर देते हैं, किसी जगह पर उनका कंजर्वेशन कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ex-situ कंजर्वेशन, यानी उनकी प्राकृतिक जगह से बाहर ले जाकर हमने उनको कंजर्व कर दिया, उनको बचा कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ex-situ कंजर्वेशन है ये हमें देखने को मिलता है सीड बैंक में, बीज बैंक में, जिनसे उन बीजों को उनके प्राकृतिक जगह से हटाकर हम एक जगह बैंक टाइप बनाकर एरिया वहां पर स्टोर करके रख देते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर ताकि वो लंबे समय तक स्टोर होकर रखे जाए। तो ये एक ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो हमें पता है गिर के जंगलों में क्या पाया जाता है? शेर। तो गिर किसके लिए फेमस है? लॉइन के लिए, शेर के लिए। अगला क्वेश्चन है द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन इंक्लूड, कह रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण में पारंपरिक तरीकों में क्या शामिल है?
हमें पता है कि अगर हम किसी भी जीव का संरक्षण करना चाहते हैं तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो भी उनका प्राकृतिक आवास है हम उन्हें वहां से उठाकर किसी दूसरी जगह पर संरक्षित करने के लिए ले जाते हैं। तो इसके लिए हम बोटैनिकल गार्डन्स बनाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बनाते हैं, यानी ये दोनों ही एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए तरीके हैं जिनसे हम जीवों को कंजर्व करके रखते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। कह रहा है वेयर इज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी लाउड ऑन अर्थ। कह रहा है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता अमेजन के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि ब्राजील में उपस्थित है और ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर रखता है और हम इसको कहते हैं कि ये हमारी अर्थ का लंग्स भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा स्पीसीज हैं प्लांट्स के जो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अमेजन वर्षा वन जो कि दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता के लिए माना जाता है। अगेन, नेम द 2 मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया। भारत के 2 सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट जोन है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो हॉटस्पॉट कहे जाते हैं, जिसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालयाज क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय शामिल है। ये ऐसे जगह है। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ना, इस चैप्टर में बेसिकली आपको डेटाज याद करने पड़ेंगे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल चीजें समझने वाली नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें आप याद कर लेना, उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट अ नोट ऑन को एक्सटिंक्शन। सह विलुप्तीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सबसे पहले समझो इसका मतलब क्या है। जैसे 2 जातियां हैं अलग अलग, लेकिन दोनों को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। एक जाति विलुप्त हो गई तो दूसरी जाति अपने आप विलुप्त हो जाएगी, और इसे ही हम कहते हैं सह विलुप्तीकरण। ठीक है, तो हमने कहा when a species become extinct, the plant and animal species associated with it in a obligatory way also become extinct. अगर कोई एक जाति एक्सटिंक्ट हो गई तो उनके ऊपर आश्रित जितने भी एनिमल या प्लांट की प्रजाति है ना, वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है पॉलिनेटिंग इंसेक्ट एंड पॉलिनेटेड प्लांट डेवलप साइमल्टेनियसली, यानी एक ऐसा कीड़ा है जो पॉलिनेशन करने के लिए एक फ्लावर पर बैठ रहा है। तो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट और पॉलिनेटेड प्लांट दोनों एक दूसरे के हिसाब से डेवलप हुए हैं। In which either insect or plant become extinct, then the other also become extinct. अगर इसमें से वो इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाता है तो फ्लावर अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या फिर वो फ्लावर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इंसेक्ट अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। Another example of co-extinction is host species of fishes. On extinction, the parasite based on such fishes become एक्सटिंक्ट। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जो कि होस्ट स्पीसीज मछलियों की है। इसमें भी को एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि पैरासाइट जो होते हैं जो उस मछली के अंदर हैं, जो कि एक दूसरे के सर्वाइवल को अफेक्ट कर रहे हैं। एक भी प्रजाति अगर एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सेम हिंदी में वही चीज लिखी हुई है। जब पौधों की एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उन पर आधारित पौधे और जानवरों की अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कोई परागण करने वाले कीट और परागित पौधे को एक साथ विकसित करते हैं, इनमें से कीट या पौधे अगर विलुप्त हो गए तो दूसरा अपने आप विलुप्त हो जाएगा। सह विलुप्ति का एक अन्य उदाहरण मछलियों की मेजबान प्रजाति भी है, होस्ट भी है। विलुप्ति होने पर ऐसी मछलियों पर आधारित परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। दिस इज सह विलुप्तीकरण, यानी एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। एक विलुप्त हुआ तो दूसरा भी विलुप्त हो जाएगा। What do you understand by ex situ conservation? ex situ conservation क्या है? ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण से हम क्या समझते हैं। थियरी सबसे पहले समझो। हमने कहा कोई एक प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, जहां पर किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनको बचा कर रखना है। लेकिन अगर हम उनको उसी जगह पर छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे।
हम क्या करेंगे, उनको उस जगह से उठाएंगे और उठा करके उनको किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उनके हिसाब का वातावरण देकर उनको प्रिजर्व करके रख देंगे एक तरीके से, या कंजर्व करके रख देंगे एक तरीके से, उनको बचा कर रख देंगे एक तरीके से, जिससे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, वो बच भी जाएंगे। इस तरीके के कंजर्वेशन को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा है, कह रहे इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care। ठीक है, कह रहा है ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें जो खतरे में रह रहे हैं एनिमल या प्लांट्स, उनको उस जगह से उठा लो जो कि उनका नेचुरल हैबिटेट है, और उनको एक स्पेशल जगह पर ले जा करके उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड करो। इससे हमने डेवलप किए हैं जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, जहां पर हम ये सारी ही चीजों को कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर किसी दूसरे सेफ जगह पर रख रहे हैं। There are many animals they have extincted in the wild but continue to maintain in zoological parks। कह रहा है हमें आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर किसी एक निश्चित, किसी एक तरीके के एनिमल की प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो गई है, उसके बाद भी हमने जहां पर उनको कंजर्व करके रखा हुआ है, जहां पर हमने जूलॉजिकल पार्क बना के रखा है, वहां पर उनकी प्रजाति आज भी है। ठीक है, इन रिसेंट ईयर एक्स सीटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इनक्लोजर। कह रहा है एक्स सीटू कंजर्वेशन एक ऐसे एडवांस तरीके से बना दिया गया है जिसमें बिना हम किसी जानवर को या पौधे को बंद किए, डराए या उनको कैद किए हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। नाउ गैमीट्स of threatened species can be preserved in variable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques। Egg can be fertilized in vitro condition, plants can be propagate using tissue culture method। आजकल तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट साइंस हो चुका है कि अब हमें इस चीज का खतरा ही नहीं है। अब हम गैमीट का भी प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, एग का भी प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, पॉलिन ग्रेन्स का भी प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, और इतने लंबे समय तक हम उनको प्रिजर्व कर देते हैं एक टेक्निक की मदद से जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कह रहे हैं, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन में इन सबको प्रिजर्व करके रखते हैं। जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हम या तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लेंगे या तो टिश्यू कल्चर करा लेंगे, इन सबसे हम वापस से उस प्लांट या उस एनिमल स्पीसीज को डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। कह रहा है इस दृष्टिकोण में खतरे वाले जानवरों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है, विशेष सेटिंग प्रोवाइड करी जाती है, उन्हें प्रक्षेपित किया जा सकता है और उनकी देखभाल करी जाती है। इसी तरीके से हमने जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और वन्य जीव सफारी पार्क बनाए हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो जंगल से विलुप्त हो गए हैं लेकिन आज भी प्राणी उद्यान में वो पाए जाते हैं। हाल के वर्षों में बाह्य संरक्षण में हमने संकटग्रस्त प्रजातियों को किसी भी बाड़े में यानी किसी भी क्लोज्ड जगह में ऐसे बंद करके नहीं रखा है, हमने उसको और अच्छे तरीके से रखने में आगे बढ़ावा दिया है। अब संकटापन्न प्रजातियां, युग्मकों को हम क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकी से परिवर्धनशील उपजाऊ परिस्थिति में बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं। अंडे को इन विट्रो निषेचन किया जा सकता है, पौधों का टिश्यू कल्चर किया जा सकता है। इस तरीके से हम कंजर्वेशन के बहुत टेक्निक्स जान चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सीटू कंजर्वेशन? स्व स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आप देखो एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या कर रहे थे, एक्स सीटू कंजर्वेशन में कर रहे थे कि नेचुरल हैबिटेट से उस इंडेंजर्ड स्पीसीज को निकालकर किसी दूसरी जगह पर कंजर्वेशन कर दो उनका। लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं, जिस जगह पर वो है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पर उसकी देखभाल, उनका संरक्षण कर दो। दिस इज इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन एक ऐसे तरीके का प्रिजर्वेशन है स्पीसीज का या जेनेटिक डाइवर्सिटी का, जो उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके नेचुरल इकोसिस्टम में या फिर उनके उसी जगह पर होते हैं, जिसके लिए हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही कंजर्व कर देते हैं।
ठीक है। इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। जैसे कि अगर मान लो किसी जगह पर टाइगर की स्पीसीज खतरे में है, कम हो रही है, तो हम पूरे के पूरे जंगल को ही क्या कर दें, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके का कंजर्वेशन इज इन सीटू कंजर्वेशन। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन faces with the conflict between development and conservation. Many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. बहुत सारी कंट्रीज इसको सही नहीं मानती हैं, इनको महंगा लगता है, ये अनरियलिस्टिक लगता है कि एक जीव को बचाने के लिए हम बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने खर्च कर रहे हैं बाकी के पूरे जगह को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण प्रजाति और अनुवांशिक विविधता का उनके ही प्राकृतिक आवास और प्राकृतिक तंत्र के भीतर संरक्षण है। जब हम पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण या सुरक्षा करते हैं तो सभी स्तरों पर इसकी जैव विविधता सुरक्षित रहती है। हम बाघ को बचाने के लिए पूरे जंगल को बचा लेते हैं। इस तरीके के संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष का सामना करते हुए बहुत सारे राष्ट्रों को यह जैविक संपदा का संरक्षण अवास्तविक और आर्थिक रूप से थोड़ा व्यवहार वाला नहीं लगता। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम? डिस्क्राइब मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारणों का वर्णन हमें करना है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है बायोडाइवर्सिटी इज अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ द होल रेंज ऑफ देयर वेरिएंट एंड जीन adapted to different climate along with their interaction। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि बहुत डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम को आप अपने अंदर रख रहे हो, जिसमें एक बहुत ही बड़ा रेंज, जिसमें बहुत ही ज्यादा वेराइटीज है, बहुत ही ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इस तरीके के चीजों को हम डिफरेंट क्लाइमेट के साथ इंटरेक्शन में रख रहे हैं, ये है बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज diversity is the variety in the number and richness of the species of a region। species diversity क्या है? कह रहा है बहुत ज्यादा वेराइटीज में है, बहुत ज्यादा नंबर में है, और ये स्पीसीज किसी पर्टिकुलर रीजन पर पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम। कह रहा है ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है यही हमारे इकोसिस्टम में क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टेबिलिटी। It is important for maintaining higher level of productivity and ecosystem health। Main reason for depletion of biodiversity are। कह रहा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम के हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखें, लेकिन आज भी हम इसको डिप्लीट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। बायोडाइवर्सिटी हमारी डिप्लीशन में जा रही है। इसके रीजन ये है कि हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, यानी रिसोर्सेज का हम जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, बहुत सारे ऐसे बाहरी स्पीसीज का इन्वेंशन हो गया है जो कि हमारे नेचुरल स्पीसीज को आकर के खा जा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। को एक्सटिंक्शन, किसी न किसी कारण से जो दो जीव आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, जो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, जिनका एक दूसरे से तालमेल है, जो एक दूसरे का पूरा लाइफ साइकिल देख रहे हैं, उनमें से किसी जीव का एक्सटिंक्ट हो जाना दूसरे जीव को भी एक्सटिंक्ट कर देता है, यानी सह विलुप्तीकरण, को एक्सटिंक्शन भी इसका एक मेन रीजन है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी जिस जगह पर कोई जीव रह रहा है वहां पर किसी न किसी तरीके से कोई खराबी आ जाना, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वहां पर प्रजाति ही खत्म हो जाती है। पोल्यूशन इज द मेन कॉज। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी जो चीजें हैं जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को डिप्लीट होते हुए देख रहे हैं, ये मेन रीजन है। ठीक है, कह रहे हैं जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र की घटना है। जीवों की विभिन्न प्रजातियों के साथ उनके वेरिएंट की पूरी श्रृंखला और जीन उनकी बातचीत के साथ विभिन्न जलवायु के अनुकूलित है। प्रजाति विविधता एक क्षेत्र की प्रजातियों की संख्या और समृद्धि में विशेषता है। प्रजातियों की विविधता की संख्या पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्रदान करती है।
कह रहा है उत्पादकता और पारिस्थितिक तंत्र में स्वस्थ तरीके से बनाने के लिए उनको क्या करना है, उनको बचा कर रखना बहुत जरूरी है। और पारिस्थितिक तंत्र में या फिर कह सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम अपने संसाधनों का अत्यधिक शोषण कर रहे हैं, विदेशी जातियों का आक्रमण हो रहा है, सह विलोपन हो रहा है, आवास की हानि और विखंडन हो रहा है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से हमारे जैव विविधता में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जैव विविधता को खोते